तो बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था वो बार मैग्नेट का कंपैरिजन बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल से कैसे होता है। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और उसके बाद मैं डाई पैरा फेरो पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा छोटे छोटे टॉपिक। तो हम करते हैं क्लासेस। तो अब देखते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं जिसका नाम है सम इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना। अब जो टॉपिक है इसका नाम है सम इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक टर्म। इसमें सबसे पहला जो टर्म है वो ध्यान से देखना, इसका नाम है पहले टॉपिक का मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। देखो ये क्या चीज है जरा समझना पड़ेगा, ये क्या बला है। इसे हम H से इंडिकेट करते हैं, इसे हम H से इंडिकेट करते हैं। तो कोई आपसे बोले कि ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या है, डिफाइन करो, तो इसके बारे में कहा गया कि ये डिफाइन करता है एबिलिटी ऑफ, किसकी एबिलिटी डिफाइन करता है, ये ध्यान से सुनना बेटा, मीडियम की टू मैग्नेटाइज एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या है समझाता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लो आपके पास दो रूम है और दोनों रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब पहले से मैग्नेटिज्म का इफेक्ट है, सुनना कॉन्सेप्ट है। अब दोनों रूम में आप दो मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर चले जाओ, एक जैसे मटेरियल, एकदम एक क्वालिटी वाले। तो आप फिर कुछ देर के बाद पता चला कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में लाकर रख दोगे तो उसके संगत में आकर वो मटेरियल भी मैग्नेट बन जाता है। तो पता चला कि दोनों रूम में एक ही जैसा मटेरियल लाकर रखा था मैंने, जुड़वे भाई थे दोनों मटेरियल एक जैसे थे, फिर भी एक भाई जो है वो अच्छा मैग्नेट बन गया, दूसरा भाई बेकार मैग्नेट बना। तो कमी बनने वाले में नहीं है, कमी बनाने वाले में है। तो जो एबिलिटी बताता है किसका, मीडियम का, यानी बनाने वाले का, बनने वाले का नहीं, बनाने वाले का, कि वो कितने अच्छे तरीके से किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या कर सकता हो, मैग्नेटाइज, उसे मैग्नेट बना सकता हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें डाल सकता हो, उसकी प्रॉपर्टी को कहते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो ऐसे याद रखना, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बनने वाले की प्रॉपर्टी नहीं होती, बनाने वाले की प्रॉपर्टी होती है कि वो कितने अच्छे तरीके से वो मीडियम किसी भी मटेरियल को वहां पर अगर आ गया तो उसे मैग्नेटाइज कर सकता है। सेकेंड है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सेकेंड है बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसे हम आई से इंडिकेट करते हैं। अब ये क्या है जरा सुनो, इसके बारे में कहा जाता है इट डिफाइंस एबिलिटी ऑफ मटेरियल, यस, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू मैग्नेटाइज बाय, किसके द्वारा, कौन मैग्नेटाइज करेगा, कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड, बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम मीडियम कह रहे हैं, मीडियम में जो मौजूद है। अब मैंने क्या कहा, मान लो एक ही रूम में दो अलग अलग मटेरियल आ गए, अलग अलग भाई, एक जैसे नहीं, अलग अलग नेचर के, अलग अलग क्वालिटी के, एक ही रूम में आए। अब समझो एक ही मीडियम में आए, यानी अब बनाने वाला एक है लेकिन बनने वाला अलग अलग है। तो एक अच्छा मैग्नेट बन गया, एक खराब मैग्नेट बन गया। तो यहां पर कहेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये एबिलिटी बताता है किसकी, मटेरियल की, और ये एबिलिटी किसकी बताता था, मीडियम की। ये एबिलिटी बताता था बनाने वाले की एबिलिटी, और ये बताता है बनने वाले की एबिलिटी, कि कोई भी मटेरियल कितने अच्छे तरीके से अपने आप को मैग्नेट बना सकता है। अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में चला गया, कहीं पे बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में जाकर बैठ गया, तो उसे कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो दोनों में फर्क है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जो होती है वो मीडियम की एबिलिटी होती है, बनाने वाले की एबिलिटी होती है कि वो कितने अच्छे तरीके से किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है।
और ये बनने वाले मटेरियल की एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को कितने अच्छे तरीके से मैग्नेट बना सकता है। तो दोनों की एबिलिटी अलग अलग होती है। ये एबिलिटी इसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ये एबिलिटी होती है किसकी, मीडियम की, बनाने वाले की, एक्सटर्नल फील्ड की, और ये एबिलिटी होती है किसकी, बनने वाले की। अब जरा ध्यान से सुनना, इसमें एक टर्म आता है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी। सब्सिबिलिटी, टी नहीं पढ़ते, टी साइलेंट है। इसे हम ऐसे खींच देते हैं, इसे हम काई कहते हैं, काई, पाई, शाई, काई, ये सब मैथमेटिकल टर्म है। काई, एक्स नहीं, ऐसे खींच दिया तो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी एक टर्म आ गया। अब इसे कहते हैं मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी क्या चीज है, तो इसके बारे में कहा जाता है ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, ध्यान से सुनना, ये रेशियो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का। याद रखना बेटा, ये रेशियो होता है प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी का, बनने वाले की प्रॉपर्टी का और बनाने वाले की प्रॉपर्टी का, मटेरियल की प्रॉपर्टी का और बाहरी मीडियम का जो उसको मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है। तो फिर से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी डिफाइंस द एबिलिटी ऑफ मीडियम। मीडियम का मतलब बाहरी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पे मौजूद है, कि वो किसी भी मटेरियल को कितने अच्छे से मैग्नेट बना देगा। अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आ गया जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन करने लायक है, और ये बताता है एबिलिटी किसकी, बनने वाले की, कि वो कितने अच्छे तरीके से अपने आप को मैग्नेट बना सकता है। और दोनों की प्रॉपर्टी का रेशियो किसकी किसकी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी यानी बनाने वाले मीडियम की एबिलिटी और बनने वाले मटेरियल की एबिलिटी, इन दोनों के रेशियो को, किसके रेशियो को बेटा, ये किसकी एबिलिटी है, मटेरियल की एबिलिटी और मीडियम की, बनने वाले की एबिलिटी और बनाने वाले की एबिलिटी को एक नया नाम दिया गया मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी, इंडिकेट काई से करते। अब ध्यान से देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ध्यान से समझना। अब यहां पर क्या बताया गया, इसको अब हटा देते हैं। अब आपने देख लिया, अब बोलोगे सर कोई जगह बना दें। अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं जरा सुनो, कुछ पॉइंट को याद रखना है बेटा, जिसे तो मैंने पढ़ाया अभी। बोलोगे सर अब क्या पॉइंट है जैसे हमें याद रखना है, मैं अभी आपको बताता हूं क्या याद रखना है, सुनिएगा। हर चीज की परमेबिलिटी होती है। अगर मैं म्यू नॉट लिखूंगा तो इसको समझ जाना, आपको पता है ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में एप्सिलॉन नॉट होता था उसे परमिटिविटी कहते थे, इसे कहेंगे परमेबिलिटी। ऑफ किया, नॉट लग गया ना, वैक्यूम, कहां कहां, मैग्नेटिक फील्ड। म्यू, म्यू को कहोगे सेम चीज, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ, अब नॉट हट गया, याद है फर्स्ट चैप्टर, तो ये क्या आ गया, किसी मीडियम का आ गया, ऑफ एनी मीडियम, अब वैक्यूम नहीं रहा, इन मैग्नेटिक फील्ड। मीडियम का मतलब हो गया, पहले वहां पे कुछ नहीं था, वहां पे खाली जगह थी, वैक्यूम था, मैग्नेटिक फील्ड था, कोई मटेरियल आ गया, एक मटेरियल का कण आ गया, मटेरियल आकर बैठ गया, तो अब तो वैक्यूम नहीं रहा, अब तो वो मीडियम में काउंट होगा। तो क्या हो गया, मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझो, और दोनों की परमेबिलिटी के रेशियो को, किसकी किसकी परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इसे कहते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। याद रखना, म्यू आर कहते हैं। सेम इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने पढ़ा था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वहां हम कहते थे रिलेटिव परमिटिविटी, यहां कहेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है बेटा, दोनों में फर्क आप देख लो फिर से, दोनों में फर्क क्या है, ये परमेबिलिटी किसकी, मीडियम की, ये परमेबिलिटी किसकी, वैक्यूम की, और दोनों की परमेबिलिटी का रेशियो रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। यस, और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं भूलना है,
प्रूफ नहीं आता है, फॉर्मूला याद रखना, रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी में रिलेशन होता है। रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना ये सब। मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया था, रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अब ये सब जब टॉपिक आपने पढ़ लिया, ये सब चीज समझ लिया, तो अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अब हम उस पे आ जाए। अब ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 10 से 12 मिनट की वीडियो है बेटा। पूरा चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में फिनिश कर दिया, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा तो बोर्ड एग्जाम में वेटेज नहीं है। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस, छोटे छोटे सवाल आते हैं, तो जो जो आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसका नाम है, ध्यान से सुनना, मैं तब से बोले जा रहा हूं, एक टर्म मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है और आप सुन भी रहे हो, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल बार बार मैं बोल रहा हूं और आप बार बार सुन रहे हो। अब हम बताएंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल है क्या। कहा जाता है 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। पहला डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सबके बारे में बताऊंगा। दूसरा पैरा, PARA, ये पेपर में आता है प्रॉपर्टी लिखने को, याद करा देता हूं मैं कुछ पॉइंट, पैरामैग्नेटिक। थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक। ये कुछ मटेरियल हैं, 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज होती है, वो पेपर में आता है, तो आप इसको ध्यान से देखना। डाई, पैरा एंड फेरो, इसको मैं बताऊंगा ये किस बेस पे इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डाई, पैरा, फेरो। तो इसको अगर समझना है तो थोड़ा सा मैंने एक टेबल पहले से ला रखा है, आई थिंक सो दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा है भाई, क्लियर दिख रहा होगा। आपको मैं डिक्टेट भी करूंगा, आप देखते रहना, समझते रहना। सबसे पहला यहां दिख रहा है आपको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखो ध्यान से, पहला है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस इज डाई, दिस इज पैरा एंड दिस इज फेरो। स्टार्ट, सबसे पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। 4, 5, 6 प्रॉपर्टी है, याद रखना, बहुत आता है पेपर पे। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में क्या बोला गया है, दिस सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस सब्सटेंस को किसी हम बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में लाकर रखेंगे। क्यों रखते हैं, वही मैग्नेट बनाने के लिए, मैग्नेटाइज करने के लिए। एक्वायर फीबल मैग्नेटिज्म, फीबल, FEEBLE, मतलब बहुत कम, पता भी नहीं चलेगा, कोई नाम के लिए थोड़ा बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन कर लेगा। अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लो वहां पर पहले से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में लाएगा। मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये मान लो बाहर है, ये मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड है, तो अपनी थोड़ी बहुत जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा भी, तो वो बाहरी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा। ये होती है किसकी प्रॉपर्टी, डाई की। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। ध्यान से सुन, पैरा में क्या बताया गया। अच्छा एक बात बता दूं कि डाई, पैरा और फेरो में एक बात का एग्जांपल भी बता दूं। डाई के एग्जांपल्स होते हैं क्या, डाई के एग्जांपल्स में मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, डाई, पैरा, फेरो में पहले बताया तो सबकी प्रॉपर्टी, अब आ जाओ पहले पैरा में, तब लास्ट में एग्जांपल बताएंगे। पैरा में क्या था आपके सामने है, दिस सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर फीबल मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये डाई था। पैरा में क्या बताया गया, ये डाई के बारे में बताया बेटा। पैरा में क्या बताया गया कि पैरा में ये होता है कि मान लो पैरा की बात करें तो पैरा में ये होता है कि मान लो इधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मीडियम की है, और अगर पैरा वाला मैग्नेटिक मटेरियल लाते हैं, पैरा, फेरो नहीं पैरा, तो ये अपनी मैग्नेटिज्म लाएगा और उसी डायरेक्शन में लाएगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ये भी थोड़ा बहुत लाएगा। तो ये भी फीबल, ये भी फीबल, लेकिन फर्क क्या है, ये भी थोड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करता है, कौन, डाई, और पैरा भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करता है, कौन, पैरा। फिर फर्क क्या है सर फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करता है, कौन, मटेरियल, वो जो भी मीडियम वहां पे एक्सटर्नल फील्ड है जिसकी वजह से ये मैग्नेट बन रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाएगा, और जो पैरा है वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाएगा वो उसी डायरेक्शन में लाएगा जिस डायरेक्शन में मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड है। रही बात फेरो की, तो फेरो में क्या बताया गया, सेम यही चीज होती है, सेम, बस इसमें फीबल था, और अगर फेरो हो
तो फीबल नहीं होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब ये अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरो आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सब फेरो होते हैं। ये क्या करता है, ये जिधर मीडियम है, जिधर बनाने वाला है वो भी अपनी भी फील्ड, वो मटेरियल मैग्नेट बनने के बाद अपनी भी फील्ड उसी डायरेक्शन में लाएगा। ये तो पैरा में भी हो रहा था, बट फेरो में थोड़ा स्ट्रांगली होगा, यानी कि फेरो ज्यादा अच्छा मैग्नेट बनेगा एज कंपेयर टू पैरा। ये फर्क है डाई में, पैरा में और फेरो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई जाती है, दीज सब्सटेंस आर, पहला हो गया रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। डाई में क्या है, अगर मान लो कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको कोई मैग्नेट के सामने लाओ तो वो रिपेल हो जाएगा, हल्का सा रिपेल कर देगा। पैरा में क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और फेरोमैग्नेट भी क्या होता है, अट्रैक्ट। फर्क है कि मैग्नेट के सामने पहली बात तो डाई लाओगे तो हल्का सा वो डाई रिपेल हो जाएगा, लेकिन मैग्नेट के सामने पैरा लाओगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन फेरो लाओगे तो और तेजी में अट्रैक्ट होगा। पैरा फेरो एक ही होता है, बट पैरा का जो बेस्ट क्वालिटी है, पैरा का बाप बोल सकते हैं, फादर ऑफ पैरा इज कॉल्ड फेरो। पैरा की बेस्ट क्वालिटी फेरो। तो पैरा को भी मैग्नेट खींचेगा, फेरो को भी मैग्नेट खींच लेगा, लेकिन फेरो को थोड़ा स्ट्रांगली खींचेगा। दो प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी देखना, ध्यान से देखना, यहां पे क्या कहा गया, व्हेन अ डायमैग्नेटिक सब सॉल्यूशन इज पार्ड इनटू यू ट्यूब। अगर यू ट्यूब के अंदर अगर हम एक डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन को रखते हैं, तो याद रखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आप इस बात को देख रहे हो तो क्या लिखा गया है, in a U-tube and one arm is placed between the poles of a strong magnet, the level of solution in that arm is lowered। मतलब क्या है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मान लो U-tube में आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का सॉल्यूशन रख दिया, चूर चार के उसको सॉल्यूशन बना के डाल दिया, और एक तरफ मैग्नेट रख दिया। देखो इधर मैग्नेट रख दिया नॉर्थ पोल, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा टेक्निकली कमजोर हूं भाई, ये समझ में नहीं आता। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ध्यान से सुनो। आ गया वापस, भाग गया था ये, गायब हो गया था ये। क्या कहा मैंने कि यूट्यूब में, देखो मैं ये लिख सकता था बट लिखने में बहुत टाइम जाता, तो टेबल आपके पास है, समझाने में ज्यादा मजा आ रहा है, आप टेबल देखते रहो। फिर क्या बताया गया, अगर हम एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम एक यूट्यूब में डाल दें एज सोल्यूशन बनाकर, और एक तरफ मैग्नेट रख दें, इधर ये राइट आर्म है और ये लेफ्ट आर्म है, और लेफ्ट आर्म में मैग्नेट दोनों तरफ से चिपका दिया है ना, इधर भी मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उधर जो लिक्विड का जो लेवल होगा वो डाउन हो जाएगा। अगर 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 ये कौन है, डाई है। लेकिन पैरा होगा, पैरा होगा बेटा, तो ध्यान से देखना, पैरा में क्या है, द लेवल ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। यहां जिस साइड जिस साइड जिस साइड जिस साइड जिस साइड मैग्नेट रखोगे, उस साइड जो सॉल्यूशन है वो डाउन हो जाएगा, अगर वो क्या होगा, डाई। और अगर वो पैरा है तो जिस साइड मैग्नेट रखोगे, किधर, जिस आर्म में दोनों तरफ मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल रख दे, उधर का लेवल ऊपर उठ जाएगा। यही कहानी किसमें होगी। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक में बोला नो लिक्विड इज फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का कोई भी लिक्विड फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। तो अगर पेपर में आ गया कि अगर लिक्विड है आपके पास, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का लिक्विड है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का लिक्विड है, तो उसमें कैसे पता लगाओ कि कौन है डाई है कौन है पैरा। फेरो का कोई लिक्विड फॉर्म नहीं होता, तो बोलोगे सर किधर, अगर वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का लिक्विड है तो मैग्नेट की तरफ लिक्विड का लेवल नीचे चला जाएगा, और पैरा है तो मैग्नेट के साइड लिक्विड का लेवल, अगर बाहरी मैग्नेट वहां पे चिपका दो ट्यूब के दीवारों में, ट्यूब की तरफ, तो उधर लेवल ऊपर उठ जाएगा। अब क्या है सुनो, अगर आप एक रॉड है डायमैग्नेटिक मटेरियल का, उसको फ्रीली सस्पेंड करा दो दो मैग्नेट के बीच, यहां सॉल्यूशन था मटेरियल का, यहां रॉड ले लिया, कोई भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और उसको हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल दो मैग्नेट है, उसको हम फ्रीली लटका दिया, तो क्या बोला है, इट्स एक्सिस बिकम्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे अगर कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा कोई मटेरियल का रॉड है, तो वो ऐसे लटकेगा, ऐसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैंग करेगा। और अगर वो पैरा और फेरो है, तो वो जिधर एक्सटर्नल फील्ड है उसी डायरेक्शन में जाएगा। मतलब आप नहीं समझे, मैं समझा देता हूं,
यहां पे क्या है बेटा, जो एक्सिस होगा उस बॉडी का वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ये क्या है तुम्हारा डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये तुम्हारा क्या है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, दोनों में एक ही चीज होता है कि फील्ड लाइंस इधर होती है, जिधर एक्सटर्नल फील्ड होती है उसी लाइन में इसका भी एक्स बॉडी, जैसे मान लो फील्ड लाइंस इधर जा रही है तो ये ऐसे ही हो जाएगा। अगर कौन पैरा और फेरो होगा और डाई होगा तो फील्ड लाइंस इधर जा रही है तो ऐसे हो जाएगा। डाई होगा तो मैग्नेटिक, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर पहले से मैग्नेट रखा हुआ है। जैसे मान लो इधर से इधर जाए तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया साउथ पोल, तभी तो फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती है। यहाँ मैग्नेट है, यहाँ पे लाकर इधर भी मैग्नेट इधर भी मैग्नेट, फील्ड लाइंस इधर से जा रही है, बाहरी फील्ड इधर है। अगर डाई होगा बेटा तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है तो डाई अपने आप को ऐसे खड़ा कर लेगा, और पैरा और फेरो होगा तो फील्ड लाइंस के पैरेलल खड़ा कर लेगा। 4 प्रॉपर्टी तो आपने देख ली फट से बेटा। अब हम देखते हैं 5वीं प्रॉपर्टी। ये सब डाई, पैरा और फेरो की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं, पूरी तरह से थ्योरेटिकल टॉपिक है, ध्यान से पढ़ो। ये चैप्टर ही थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा बस खत्म कर रहे हैं 2 मिनट के अंदर। अगली प्रॉपर्टी क्या है, in non-uniform magnetic field the diamagnetic substance are attracted toward the weaker field, they move stronger to the weaker field। अब ये क्या है जरा ध्यान से सुनो। क्या बोला गया, मान लो इधर एक्सटर्नल फील्ड है इस डायरेक्शन, इधर जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर है, ध्यान से सुनना, इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इधर वीक फील्ड है। मतलब एक जगह नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आया, ये सब एक्सटर्नल फील्ड है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है तो यहाँ पे फील्ड कमजोर है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। अब जरा सुनो, अगर आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है बेटा, अगर आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक, तो अगर वो मूव करेगा तो इधर से इधर मूव करेगा, किधर से इधर मूव करेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक फील्ड की तरफ। ये भी पेपर में आता है कि लिक्विड के थ्रू कैसे पहचानोगे, मैंने बताया यूट्यूब वाला। फिर आपसे बोलेगा कि उसको लटका कर कैसे पहचानोगे डाई और पैरा, तो वही भी बता दिया। डाई होगा तो एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल लटक जाएगा, और अगर परपेंडिकुलर लटक जाएगा, और पैरा और फेरो होगा तो एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल चला जाएगा। अब बोलेगा भैया अगर एक ही मैग्नेटिक फील्ड में डाई और पैरा दोनों मूव कर रहे हैं, पैरा और फेरो तो एक ही चीज है, डाई और पैरा मतलब डाई और फेरो भी हो गए, फेरो भी वही काम करता है जो पैरा करता है। तो कैसे पहचानोगे, अगर डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाएगा, और अगर वही पैरा और फेरो होगा, अगर पैरा होगा अगर फेरो होगा तो इसके बारे में क्या बोलोगे, ये मूव कहां से कहां करेगा बेटा, वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग की तरफ। यानी अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो वो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग की तरफ भागेगा, कौन, पैरा और फेरो। अब सुनो ध्यान से, अच्छे से सुनना। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, आप बहुत अच्छे से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है बेटा, अब यहां पर यह बोला जा रहा है, जरा सुनो, कि मान लो आपके पास एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक पैरा है और एक फेरो है, आराम से सुन। अब आपने क्या किया, ये आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, और ये आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। अब आपसे ये बोला गया, अगर आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में लाकर रख दिया, एक्सटर्नल फील्ड में लाकर रखोगे तभी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करेगा, अपने आप तो गेन करेगा नहीं, बाहरी फील्ड में लाकर रखा। तो क्या होता है, जो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मान लो ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे ही जाएंगे, इक्का दुक्का बॉडी से पास कर गए तो कर गए, फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट बाहर से ही पास करेंगे, अंदर से पास नहीं करेंगे। अंदर से पास करते तो ये डायमैग्नेटिक नहीं बन जाता, डाय वाला डायमैग्नेटिक सब्सटेंस तो कभी मैग्नेट बनता ही नहीं है, पास ही नहीं करेगा, नहीं पास करेगा, सबका सब बाहर से, यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से पास करते हैं। पैरा में क्या होता है, थोड़े बहुत अंदर से पास कर जाते हैं, पर बहुत ज्यादा तो पास नहीं करते, थोड़े बहुत पास करते हैं। कौन से, ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और फेरो में क्या होता है, ऑलमोस्ट सारे के सारे बॉडी के अंदर से पास कर जाते हैं, इसीलिए सबसे अच्छा ये मैग्नेट बन जाता है। तो एक बात सुनो, यहां क्या होगा, म्यू नॉट ग्रेटर देन म्यू होगा, ऑब्वियस सी बात है। म्यू नॉट का मतलब बाहर मीडियम वाला, वैक्यूम वाला, और म्यू का मतलब क्या, मटेरियल क्या, ये किसका है, ये किसका परमेबिलिटी है, एक्सटर्नल मीडियम का, जो भी वैक्यूम है, जो भी मान लो वैक्यूम है तो वैक्यूम बोल दो, एक्सटर्नल मीडियम बाहर क्या है,
एक्सटर्नल क्या लिखें, बोलो बेटा, एक्सटर्नल वैक्यूम। यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखो। तो अब अगर डाई है तो मैग्नेट बन नहीं पाएगा, तो सारे लाइंस बाहर से ही होंगे, बॉडी के अंदर से पास नहीं करेंगे। तो यहां बाहर की परमिबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू म्यू का। म्यू का मतलब किसकी परमिबिलिटी है, बताना जरा बेटा। म्यू का मतलब किसकी है, मटेरियल की। तो यहां म्यू नॉट ज्यादा होगा म्यू से, याद रखना। अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इसको ऐसे लिखना, आप कंफ्यूज मत हो, इसको आप सीधे ऐसे लिख देना। देखो मैं बता देता हूं, मैं इसको आप ऐसे लिख देना बेटा, ध्यान से सुनो कि अगर आपके पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये पेपर में आता है इसलिए अच्छे से पढ़ा दूं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो जितने लाइंस हैं वो जो बाहर से जो फील्ड लाइंस जा रही हैं वो बाहर से ही जाएंगी, बॉडी से पास नहीं करेंगी। एकाक पास कर गई तो कर गई, बट सारी की सारी लाइंस ऑलमोस्ट बाहर से ही जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाहर की परमिबिलिटी, ये बाहर की परमिबिलिटी है और ये मटेरियल की परमिबिलिटी है। तो बाहर की परमिबिलिटी मतलब जहां लाइन ज्यादा होते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी भी वहां ज्यादा होती है। तो बाहर की परमिबिलिटी ज्यादा होगी और मटेरियल की परमिबिलिटी कम होगी। और मैंने आपको भी पढ़ाया 2 मिनट पहले, रिलेटिव परमिबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया, म्यू अपॉन म्यू नॉट। ये सब एमसीक्यू में आएगा, तो दिमाग लगाओ, जब म्यू नॉट ज्यादा होगा और म्यू कम होगा, जब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो ये रेशियो भी 1 से कम आ जाएगा। तो ये भी याद रखना, यहाँ रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू 1 से कम होती है। फिर हमने क्या फॉर्मूला पढ़ाया अभी, याद करो, रिलेटिव परमिबिलिटी का एक फॉर्मूला पढ़ाया, 1 प्लस कितना, सब्सिबिलिटी। यहां से सब्सिबिलिटी क्या बन जाएगा बेटा, देखो -1। तो दिमाग लगाओ, जब ये 1 से कम होगा, इसके लिए डाई के लिए, जब रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से कम होगा, तो जो सब्सिबिलिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आएगा कि बताओ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से कम होती है और सब्सिबिलिटी, अगर देखो, अब देखो ना फॉर्मूले से देखो, अगर ये 1 से कम होगा, तो ऑब्वियसली बात ये नेगेटिव आ जाएगा। अब रही बात किसकी करते हैं, पैरा की। तो पैरा में क्या बताया गया, अगर आपके पास कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और आपने उसे किसी बाहरी फील्ड में लाकर रख दिया, सब पहचान है बेटा, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और उसे लाकर आपने कहां रख दिया, किसी एक्सटर्नल फील्ड में लाकर रख दिया, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी भी लाइन ज्यादातर बाहर से ही पास करेंगे, फील्ड लाइंस अंदर से पास नहीं करेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ लाइन पास कर जाएंगी, इससे तो ज्यादा पास करेंगी, भाई। ये तो थोड़ा बहुत तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करेगा, मैंने पढ़ाया था थोड़ा बहुत, और फील्ड के डायरेक्शन में। तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पर क्या कहा गया, ऑलमोस्ट थोड़ा कुछ ज्यादा पास कर जाती हैं, बाहर से ज्यादा हो जाती हैं, लाइंस बाहर से ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो यहां क्या बोलोगे, यहां उल्टा हो गया था, यहां मटेरियल की परमिबिलिटी, बाहर का तो क्या है म्यू नॉट, अंदर का क्या है म्यू, तो यहां की परमिबिलिटी बढ़ जाती है, किसकी, मटेरियल की, मटेरियल की, और बाहर की परमिबिलिटी कम हो जाती है। तो जब ये कम हो जाएगा और जब ये ज्यादा होगा, तो यहाँ की रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से ज्यादा होगी, और जब ये 1 से ज्यादा होगा तो सब्सिबिलिटी क्या होगा यहाँ पर बेटा, पॉजिटिव होगा। तो कई तरीके हैं पहचानने के, ये हम रिलेटिव परमिबिलिटी और सब्सिबिलिटी के थ्रू बता रहे हैं कि कैसे डाई होता है और कौन पैरा होता है। रही बात फेरो की, तो फेरो में क्या बताओगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और अगर आपने उसको कहां रख दिया, किसी एक्सटर्नल फील्ड में, तो बाहर की लाइंस कुछ नहीं होंगी, सब के सब मटेरियल से पास कर जाएंगे, पूरा अरे भैया एकदम सॉलिड मैग्नेट बनेगा ये फेरो। यानी यहां पर भी वही होगा, पैरा वाली ही क्वालिटी होगी, लेकिन थोड़ा हाई लेवल में आ जाएगी, यानी कि मटेरियल की परमेबिलिटी बाहर की परमेबिलिटी से काफी ज्यादा होगी, रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से काफी बड़ी होगी, सब्सिबिलिटी तो पॉजिटिव होगा ही होगा। अब एमसीक्यू में आ गया, क्वेश्चन आ गया, जरा सुनो, ध्यान से सुनो, एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन आया। एमसीक्यू में क्वेश्चन आया कि बताओ, अगर किसी भी मटेरियल की रिलेटिव परमिबिलिटी 0.6 है, तो बताओ ये कौन सा मटेरियल है, बोलोगे सर ने पढ़ाया था रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से कम तो डाई है सर। चलो, रिलेटिव परमिबिलिटी मटेरियल की एक की है 1.6 और एक की है 9.6, बोलोगे सर दोनों की रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से ज्यादा है सर, तो दोनों सर डाई तो हो नहीं सकता, क्योंकि डाई की मैग्नेटिक परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी सर आपने पढ़ाया है 1 से कम होती है, और यहां दोनों की 1 से ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा कौन है सर, 9.6, तो ये फेरो का है और ये इसका है, पैरा का है। अगर मान लो किसी ने कहा कि एक मटेरियल है जिसकी सब्सिबिलिटी -3 है, अरे सर नेगेटिव सब्सिबिलिटी किसकी होती है, डाई की। एक मटेरियल है जिसकी सब्सिबिलिटी 7 है, अरे सर पॉजिटिव है सर, पैरा भी हो सकता है फेरो भी हो सकता है।
तो देयर आर सो मेनी मेथड्स, बहुत सारे मेथड हैं पहचानने की कि वो डाई है कि पैरा है कि फेरो है। अलग अलग तरीके हैं डाई पहचानने के, पैरा पहचानने के और फेरो पहचानने के, कहीं लिक्विड बनाकर, कहीं मूव कराकर, अलग अलग मेथड है पहचानने के। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब बेटा जरा, मैंने कहा था ना आज इसको ना बस एंड कर रहे हैं, थोड़ा सा बचा है, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर की दो दो वीडियो बनाओ तो कोई मजा नहीं आता, एक ही वीडियो में खत्म कर रहे हैं हम। आप अब मेरी बात को सुनोगा ध्यान से। फिर क्या बताया गया डाई और पैरा फेरो में कि डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है इसकी कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी does not depend on temperature। इसकी कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा, कोई भी, याद रखना, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, बॉडी का टेम्परेचर घट जाए, पहली बात तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये गेन ही नहीं करता है, ये मैग्नेट बनता ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर बढ़ाओ गिराओ। लेकिन पैरा की एंड फेरो की याद रखना, पैरा और फेरो के बारे में याद रखना, क्या बताया जाता है पैरा और फेरो में। इसमें क्या बताया गया कि इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज करती है विद राइज ऑफ टेम्परेचर। याद रखना, इसके बारे में क्या बताया गया बेटा कि इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज करती है किसके साथ, अगर तुम्हारा राइज ऑफ टेम्परेचर हो जाए, टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए, तो याद रखना इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो डिक्रीज करती है। तो याद रखना अगर टेम्परेचर के हिसाब से आया तो आप टेम्परेचर के हिसाब से बता देना कि किसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, किसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस इसमें देख लेता हूं, वही सब क्वेश्चंस आता है जो मैंने कराया, इसमें से कोई नया सवाल नहीं आता, तो आप इसको कर सकते हो आराम से, डाई का, पैरा का, फेरो का आराम से कर सकते हो, कुछ इसमें बचता है नहीं। अब बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब मान लो ये तो हो गया, क्या क्या आपने सीखा कि डाई में क्या होता है, पैरा में क्या होता है, फेरो में क्या होता है। मैं क्वेश्चन ही देख रहा था कि क्या क्या एग्जाम में आते हैं, यही सब सवाल पूछे जाते हैं जो मैंने पढ़ाया। कभी बोलेगा रिलेटिव परमिलिटी के थ्रू पहचानिए कौन है डाई, कौन है पैरा, तो बोलोगे सर जिसकी रिलेटिव परमिलिटी 1 से कम, इसकी रिलेटिव परमिलिटी 1 से कम वो डाई, इसकी 1 से ज्यादा वो पैरा फेरो, ऐसे सब सवाल आते हैं। अब मान लो आ गया कि भैया कुछ हमें ना डाई का एग्जाम्पल बताइए, तो बिस्मथ, कॉपर, लेड, ये सब जो एग्जाम्पल है वो डाई के हैं जो हमने पढ़ाया। फिर किसी ने कहा सर थोड़ा पैरा का बता दो, एल्युमिनियम, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, ये सब पैरा में आते हैं। फिर किसी ने कहा कुछ एग्जाम्पल बता दो फेरो में, तो बता देना निकल, कोबाल्ट, ये सब जो एग्जाम्पल देख रहे हो ये किसके हैं, आयरन, ये सब किसके हैं बेटा, फेरो के। यानी ये फेरो का मतलब समझ में आ रहा है, सबसे अच्छा मैग्नेट बनाना है, सबसे अच्छा मैग्नेट बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर कि बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखें और टॉप क्लास का मैग्नेट बन जाए, तो ये सब फेरो। हल्का फुल्का बनाना है पैरा, पूरे जीवन रख दो कभी नहीं बनेगा ये सब मैग्नेट, पूरे साल रख दो मैग्नेटिक फील्ड में कभी मैग्नेट नहीं बन जाता, वो क्या है आपका डाई। तो सबके एग्जाम्पल भी आपके सामने है, डाई का भी है, पैरा की भी और फेरो की भी है, ये सब एग्जाम्पल ध्यान से देखते रहना। अब यहां पर डाई, पैरा और फेरो पूरी तरह से फिनिश हो गया। अब छोटे छोटे टॉपिक है, 5 मिनट की और बात है और एक ही वीडियो में कहानी हो गई खत्म। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। अब कभी कभी आता है कि जरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, ये भी पेपर में आता है, बस एंड कर रहा हूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, ये आता है पेपर में। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाइए, डाई का दिखाइए, पैरा का, सॉरी किसी भी मैग्नेट का दिखाइए। पेपर में आ चुका है, 2016 में शायद आया था, ये क्वेश्चन था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए। तो कैसे ड्रॉ करोगे मैं आपको बताता हूं, सुनो। ये आपके पास एक मैग्नेट पहले बना लो, ये नॉर्थ पोल और ये क्या बन गया, साउथ पोल। जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने सुना था कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस बाहर जाती है, वहां भी यही चीज है, यहां भी नॉर्थ पोल से लाइंस बाहर जाएंगी और साउथ पोल की तरफ आएंगी। ये याद रखना बेटा, नॉर्थ पोल से लाइंस बाहर जाएंगी और साउथ पोल की तरफ आएंगी। ये ऐसे लाइंस जाएंगी, ऐसे लाइंस जाएंगी, ऐसे। अच्छा आपको पता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाती हैं, लूप, ओपन लाइंस नहीं हो सकती। तो नॉर्थ पोल से अवे होंगी और साउथ पोल में जाकर मर्ज करेंगी। जैसे याद है क्या,
चार्ज में पॉजिटिव चार्ज से आवे और नेगेटिव में आकर मर्ज करती थी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और मैग्नेटिक फील्ड्स में एक अंतर है, ये क्या था बेटा, ये लूप नहीं बनाती थी, बट ये क्या होती है, लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, ये फर्क है। तो अगर मैग्नेट का फील्ड लाइन्स आएगा तो आपको ऐसे दिखाना है, दे फॉर्म द क्लोज लूप बना देती हैं, क्लोज गोल गोल बनाती हैं, ये क्लोज लूप बनाते हैं, इतना फर्क है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तो मैग्नेट का बिल्कुल दिखाना नॉर्थ पोल से घुमाकर साउथ पोल में, फिर ये लूप, ये बंद नहीं होती, यहां से आती हैं फिर यहां से घूम के ऐसे सिर्फ लूप बनाती हैं, ये क्लोज लूप नहीं बनाते, ये क्लोज लूप बनाते हैं। ये डिफरेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। किसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये भी डायपोल है बट इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये मैग्नेटिक डायपोल, बस ये क्लोज लूप बनाते हैं और ये क्लोज लूप नहीं बनाते क्योंकि प्लस से जाके माइनस पे खत्म हो जाते। अब यहां पर देखो ध्यान से, अब यहां पे बस एंड कर रहे हैं बेटा, लास्ट देख रहे हो वही पढ़ाना है जो आपके पास है। अब इसमें क्या आ सकता है, इस चैप्टर में एक टॉपिक है जिसका नाम है क्यूरी लॉ। अब क्यूरी लॉ क्या है, देखो लिखा हुआ है, मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। अभी मैंने बताया, अरे भैया अभी बताया 2 मिनट पहले कि डाई की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कभी भी टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करती, बट पैरा और फेरो में क्या होता है, कम टेंपरेचर बढ़ाने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती है। तो उन्होंने दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इसके थ्रू बताया। सब्सिबिलिटी का, अगर मैं मेरे मुंह से सब्सिबिलिटी निकला तो दोनों की प्रॉपर्टी आ गई, इसमें बनाने वाले की भी आ गई और बनने वाले की भी आ गई। सब्सिबिलिटी का मतलब रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। क्यूरी ने क्या कहा कि जो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी होती है पैरा की और फेरो की, डाई का तो कोई मतलब नहीं है, टेंपरेचर से कोई लेना देना है नहीं। मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी का मतलब द रेशियो ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ बनाने वाला एंड बनने वाला, मीडियम का और मटेरियल का, उसी को एक ही में मान लिया गया, टेंपरेचर के इनवर्सली होता है, इन्होंने कहा। और जब इन्होंने इसको हटाया, जब इन्होंने प्रोपोर्शन को हटाया तो उनके फॉर्मूले में सी आ गया, और सी को उन्होंने कहा कि ये क्यूरी है, तो सी को कहा इन्होंने क्यूरी कांस्टेंट। एक फॉर्मूला ही बना दिया उन्होंने, क्या निकालने का, मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए है, पैरा और फेरो के लिए। डाई में ये तो चलेगा नहीं क्योंकि डाई की कोई भी प्रॉपर्टी, पहली बात तो डाई जब मैग्नेट बनता ही नहीं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेंपरेचर पे डिपेंड करेगी कैसे। तो ये किसके लिए बताया इन्होंने, ये भी पेपर में आ सकता है। क्यूरी लॉ जो है वो सिर्फ पैरा और फेरो के लिए है, इसे कहते हैं क्यूरी लॉ, द मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी ऑफ ओनली, किसके लिए है ये, और पैरा। जब पैरा होगा, जब पैरा मटेरियल होगा तो फेरो तो अपने आप आ जाएगा। ये है क्यूरी लॉ, ये इन्होंने कहा क्यूरी लॉ ने। अगर हम ग्राफ के थ्रू समझें तो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी टेंपरेचर के इनवर्सली। अब जब आप इतना समझ गए हो तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ये हो गया क्यूरी लॉ, छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस खत्म कर रहे हैं। क्यूरी लॉ के बाद बेटा 2 टॉपिक और हैं, देखो इसको जल्दी से। एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपको वो समझना है, ये क्या है जरा सुनो। सुनो ध्यान से सुनो, क्या कहा गया, सुनिएगा अच्छे सुनिएगा। एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी बोलोगे सर ये रिटेंटिविटी क्या बला है सर, व्हाट इज रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज रिटेंटिविटी। तो कहा यह गया कि रिटेंटिविटी का मतलब ये होता है, जरा सुनो ध्यान से, कि एक बात मेरे को समझाना है आपको और वो बहुत अच्छे से समझाना है कि बनाने वाले की प्रॉपर्टी क्या थी, जो बनाना था, जो बना, मुझे समझाना, अच्छे से समझाना प्लीज, मैं थोड़ा सा अच्छे सुनना चाहता हूं। जो बनाता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, अभी मैंने पढ़ाया। बनाने वाले की प्रॉपर्टी और बनने वाले की, जो बनाता है उसकी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। याद करो अभी मैंने पढ़ाया था ना, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, जो बनाता है। ये किसकी, एक्सटर्नल मीडियम की, जिसके अंदर आकर कोई भी मटेरियल क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। ध्यान से सुनो, अभी पढ़ाया स्टार्टिंग में देखना। और आई किसे कहते हैं, याद होगा आपको, इंटेंसिटी ऑफ व्हाट, मैग्नेटाइजेशन।
ये किसका होता था, ये किसका होता था, मटेरियल का, मतलब जो बनता है। अभी रिटेंटिविटी क्या है जरा सुनिएगा। रिटेंटिविटी के बारे में बताया गया, द वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मटेरियल व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिड्यूस्ड टू जीरो कॉल्ड रिटेंटिविटी और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या कहा गया जरा सुनो, मेरी बात सुनो। अगर मान लो ये H एकदम मिनिमम हो गया या एकदम खत्म हो गया, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, मतलब बनाने वाला मीडियम जो बना रहा था किसी मटेरियल को मैग्नेट, वही कमजोर पड़ गया, ये एकदम ही वो खत्म हो गया। तो जब बनाने वाला खत्म हो गया तो जो वहां पे मैग्नेट बना था, मतलब मैं रूम में गया, मैं ये इस पेन को लेके गया, चल भाई रूम में चल तुझे मैग्नेट बनवाते हैं। रूम में मीडियम है, वो रूम में मीडियम है जिसकी प्रॉपर्टी ये है बनाने वाले की, और वो मटेरियल गया और मैग्नेट बन गया। चलो मैग्नेट बन गया, अच्छा खासा मैग्नेट बन गया। फिर ये क्या हुआ, ये बोला भैया हम थक गए हैं, हम अब सोएंगे। इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, या बोल रहा हम जा रहे हैं भैया, अब हम रूम छोड़ के जा रहे हैं, तो बन गया ना मेरा काम खत्म। तो ये परेशान नहीं होगा, ये बोलेगा भैया तुमने तो मुझे बना दिया, लेकिन मैं इतनी जल्दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ने वाला नहीं हूं। आप सुनो, मतलब बोलेगा कि एच खत्म हो गया, जीरो हो गया, बट आई जीरो नहीं हुआ। यस, मतलब बनाने वाला बेशक खत्म हो जाए, बनाकर वो गायब हो जाए, बनाकर वो रिड्यूस हो जाए, लेकिन जो मटेरियल, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, बनने वाले की या बनाने वाले की, बनने वाले की, मटेरियल की। यानी बनाने वाला खत्म, मीडियम जीरो, जो मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा था वो गायब हो गया, फिर भी ये मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जकड़ के रखा है, बोला ठीक है मैं बना हूं तो इतनी जल्दी मैं डीमैग्नेटाइज नहीं होऊंगा। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल, या इसे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब अगर H खत्म हो जाए, मिनिमम हो जाए या जीरो हो जाए, बहुत आता है पेपर में, या मिनिमम हो जाए या जीरो हो जाए, अपनी बात को समझने की कोशिश करो, या मिनिमम हो जाए या जीरो हो जाए, यानी कि बनाने वाला एकदम ही गायब हो जाए या अपने आप की वैल्यू बहुत कम कर दे, फिर भी वो जो मटेरियल एक बार मैग्नेटाइज हो गया वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जकड़ के रखे, जल्दी डिमैग्नेटाइज ना हो, तो इस प्रॉपर्टी को रिटेंटिविटी कहते हैं मटेरियल की, या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यही यहां पे लिखा है। अब जरा सुनो, ध्यान से सुनो, अब यहां पर क्या बताया गया, सुनो बेटा, इसको रिटेंटिविटी कहते हैं, ध्यान से सुनना। रिटेंटिविटी और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब, फिर से सुन लो, इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका ये मतलब हो गया कि बेशक नो डाउट बनाने वाला गायब, लेकिन जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया था, कौन मैग्नेटाइज होगा, डाई तो होगा नहीं, जो भी पैरा या फेरो होगा, वो एक बार जो मैग्नेटिक बन गया तो जल्दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ रहा है, बोला तू जा भाई जा, मैं तो बन चुका हूं, मैं लंबे अभी तो नहीं छोड़ूंगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तूने मुझे बना दिया, जब तक मेरे में हिम्मत होगा मैं अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बनाए रखूंगा। अब सुनो, एक टर्म होता है, इसे कहते हैं कोएर्सिविटी, बस एंड पे हूं मैं, बस एंड पे, कोएर्सिविटी, ये वाला टॉपिक जो पेपर में आते हैं सारा मैंने डिस्प्ले कर रखा है, यही सब पेपर में आएगा। कोएर्सिविटी किसे कहते हैं जरा सुनो, अच्छे से सुनो। अगर 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 H को रिवर्स कर दो, लिखा है मैंने, द वैल्यू ऑफ द रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड, H को रिवर्स कर दिया, आप नहीं समझे, नहीं समझे, मतलब ये हुआ कि मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मीडियम का था वो इधर था, ये किसका है, मीडियम का, एक्सटर्नल मीडियम का। अब इसको मैंने इधर से, अब ये मटेरियल यहाँ पे मैग्नेटाइज है, मैंने इसको इधर रिवर्स कर दिया, अरे भैया अरे क्या हो गया, जैसे हमने एच की डायरेक्शन रिवर्स किया, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो बना रहा था, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, बनने वाले की या बनाने वाले की, बनाने वाले की, इसको रिवर्स कर दिया, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो थी मीडियम की, इधर से इधर कर दिया, तो पता चला अरे ऐसा किया तो तुरंत ये जीरो हो गया, मतलब अब जीरो हुए भाई साहब, अब जो मटेरियल बना था ना वो क्या हो गया, तुरंत डीमैग्नेटाइज हो गया, तुरंत डीमैग्नेटाइज हो गया तुरंत। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कोएर्सिविटी, देखो लिखा है मैंने, द वैल्यू ऑफ द रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसको रिवर्स किया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H होता है, should be applied to the given sample, given sample का मतलब मटेरियल, in order to reduce its intensity of magnetization to be zero, जैसे इसको रिवर्स किया तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया, जीरो, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोएर्सिविटी।
तो रिटेंटिविटी क्या है? बनाने वाला गायब, H खत्म, फिर भी I जिंदा है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, वो डिमैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं क्या? रिटेंटिविटी। अकोर्सिविटी क्या है? बनाने वाला गायब नहीं हुआ, बनाने वाली जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तब जाके ये जो मटेरियल था तुरंत डिमैग्नेटाइज हो गया, पुस हवा निकल गई उसकी, मतलब वो क्या हो गया? डिमैग्नेटाइज। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोर्सिविटी। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं रिलेटिविटी और कोर्सिविटी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सर। अब बोलोगे सर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ आवाज आ रही है वीडियो से, कुछ बच्चे बोल रहे हैं वीडियो देखने के बाद कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, एग्जाम आ गए, कैसे हम 100 से ज्यादा नंबर लेके आएंगे? तो आप बोलोगे सर इसको मैं समझाता हूँ कोर्सिविटी को, 2 मिनट की बात है सर, एक टॉपिक और पढ़ाना है, बेचैन मत होइए, बस खत्म कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मान लो एक सोलेनॉइड है, बड़े अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको कोर्सिविटी। सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराया, तो सोलेनॉइड अपने आप में क्या बन गया? मैग्नेट बन गया। करंट कैरिंग लूप भी तो क्या होता है? मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके अंदर हमने एक मटेरियल डाल रखा है, ये तुम्हारा, तो ये कौन है? ये जो मैग्नेट है वो कौन? ये मटेरियल है, ये है, हिंदी में लिख दूं, बनने वाला। क्या बनने वाला? मैग्नेट। और ये जो सोलेनॉइड है ये क्या है? बनाने वाला। अब क्या किया? अभी H भी 0 नहीं है, इसकी भी प्रॉपर्टी फुल है, भाई साहब की भी प्रॉपर्टी फुल है, इसने बना रखा है, इसकी प्रॉपर्टी है बनाने की और बनने की। ओके, अब क्या किया? अगले ही पल में मैं जो पूछूंगा वो जवाब चाहिए। अगले ही पल में करंट गायब कर दिया, करंट को 0 कर दिया। ये करंट है बेटा, आई नहीं, ये आई, स्मॉल आई मानिए करंट है, वरना आई मैच कर जाएगा। अगले पल में करंट गायब कर दिया। अरे भैया करंट गायब कर दिया यानी बनाने वाला खत्म। जब करंट गायब कर दिया तो ये मैग्नेट थोड़ी रहा। फिर भी बोला ये कि नहीं, मैं अभी भी मैग्नेट हूं, मैं मैग्नेट प्रॉपर्टी नहीं छोड़ रहा हूं। नो, भले ही आप गायब हो गए हो कोई बात नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं मैग्नेट बना हूं, बन गया तो बन गया। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? रिटेंटिविटी। क्या कहेंगे? रिटेंटिविटी। करंट 0 होने का मतलब ये मैग्नेट नहीं रहा। करंट लूप भी तो मैग्नेट होता है, बनाने वाला भले ही खत्म हो जाए लेकिन ये जिंदा है, ये रिटेंटिविटी। अब क्या किया मैंने? इसमें करंट ऐसे जा रहा था ना, इसमें करंट हमने ऐसे उल्टा फ्लो करा दिया, तो अब बनाने वाला आ गया लेकिन डायरेक्शन बनाने वाले की फील्ड की रिवर्स हो गई। अब बोलेगा ना, अब मैं मैग्नेट नहीं हूं, मैं डिमैग्नेटाइज हो जाऊंगा तुरंत। रिवर्स कर देंगे बनाने वाले को, वही एच को रिवर्स कर देंगे, ये तुरंत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को छोड़ देगा। तो इसे क्या कहते हैं? कोर्सिविटी। बहुत अच्छे से समझाया रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी। अब लास्ट में एक टॉपिक है जिसका नाम है परमानेंट। सुनो ध्यान से, इसे कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। आज तो भैया नींद आ जाएगी वीडियो देखकर, लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए। अब हम खत्म कर रहे हैं तो अब जागना है और पढ़ के जाना है। देखो बेटा, परमानेंट मैग्नेट किसे कहते हैं? सुनिएगा, परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट है जो पहली बात तो स्टील का बनता है। कोई पूछे ना, आपसे कोई पूछे कि भाई परमानेंट मैग्नेट किसे कहते हैं, तो बोलोगे सर परमानेंट जो मैग्नेट होता है, बस हम खत्म कर रहे हैं मेरे बच्चों, परमानेंट मैग्नेट वो किसका होता है? स्टील का होता है। ध्यान से सुनना, परमानेंट मैग्नेट हमेशा किसका होता है बेटा? स्टील का होता है, ध्यान से सुनिएगा। और परमानेंट मैग्नेट की जो कोएर्सिविटी है और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, परमानेंट इसकी हाई रिटेंटिविटी होती है, सुनो ध्यान से, एंड हाई कोएर्सिविटी होती है। आप समझो मेरी बात को, आप नहीं समझ पा रहे हो। मतलब हाई रिटेंटिविटी का मतलब बनाने वाला खत्म हो गया फिर भी ये लंबे टाइम तक मैग्नेट बना रहेगा, परमानेंट मैग्नेट। और कोएर्सिविटी भी हाई होती है, मतलब जरा सा बनाने वाले ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किया, तुरंत ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को त्याग देगा, जा खत्म, हम भी डिमैग्नेटाइज हो गए। तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होती है? बहुत हाई होती है, परमानेंट। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में लिखा है, ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है बेटा। फर्क है किसका? सॉफ्ट आयरन का। ध्यान से सुनना, ये सॉफ्ट आयरन का होता है। कौन?
इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन का होता है। इसमें ध्यान रखना बेटा, इसकी रिटेंटिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ही आएगा। इसकी रिटेंटिविटी तो हाई होती है, इसकी जो रिटेंटिविटी होती है वो हाई होती है बेटा, लेकिन इसकी जो कोएर्सिविटी है, देखो क्या लिखा मैंने, परमानेंट मैग्नेट आर जिसमें दोनों चीज हाई होते हैं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में रिटेंटिविटी तो हाई होती है बट इसकी जो कोएर्सिविटी होती है ना, हाँ ये लो होती है। आएगा पेपर में, लिख कर रख लो। मतलब रिटेंटिविटी हाई का मतलब समझाओ मुझे, मतलब ये कि बनाने वाला खत्म होगा फिर भी ये बना रहेगा, जैसे वो परमानेंट मैग्नेट होता है। लेकिन बेटा कोएर्सिविटी लो का मतलब समझे कि भले ही बनाने वाला रिवर्स हो जाए लेकिन ये प्रॉपर्टी को ये अपने आप को डिमैग्नेटाइज जल्दी नहीं करेगा। आप समझे नहीं, दोनों में रिटेंटिविटी हाई होती है, मतलब दोनों में बनाने वाला गायब हो गया फिर भी दोनों अपने आप को मैग्नेट के रूप में जिंदा रखेगा। इसमें क्या था, कोएर्सिविटी हाई, मतलब कोएर्सिविटी हाई का मतलब क्या हुआ कि बनाने वाला की डायरेक्शन रिवर्स कर दो, बनाने वाले की फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, ये तुरंत खत्म हो जाएगा, ये मटेरियल खत्म, त्याग देगा। बट ये त्याग नहीं देगा, बनाने वाला रिवर्स हो गया फिर भी बोलेगा हम टिके रहेंगे। यानी ये तो बहुत, क्या कहें इसको, ये छोड़ता नहीं है। इसमें फर्क है परमानेंट मैग्नेट में, और सुन लो बेटा ये फर्क है थोड़ा सा परमानेंट मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में, थोड़ा सा फर्क है जो आपको पेपर में आ गया तो क्या बोलोगे, परमानेंट मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट का रिटेंटिविटी भी हाई होता है और कोएर्सिविटी भी लो होता है, इसमें उल्टा है, दोनों हाई होता है। अब जैसे बस खत्म कर रहे हैं, मान लो आपके पास एक मैग्नेट है, पोल स्ट्रेंथ -m, नॉर्थ पोल साउथ पोल, लेंथ इसकी मान लो बेटा कुछ मान लो, इसकी लेंथ मान लो L है, 2L मानते हैं, चलो L मान, सुनना ध्यान से। अब इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, बोलोगे सर m इंटू एल, 2L मानोगे तो m इंटू 2L। अब मैं क्या बोल रहा हूं जरा सुनो, इसको बीच से कट कर दिया, मतलब बीच से आधा आधा काट दिया, बीच से इसको आधा आधा काट दिया, तो अब नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो बोलोगे सर ध्यान से सुनो सर, मैंने कहा भाई बोलो सही, लेंथ के पैरेलल काट दिया, लेंथ के पैरेलल, तो इससे क्या होगा मैं बताऊं, दो मैग्नेट बन जाएगा और फर्क पड़ जाएगा आपके मैग्नेटिक मोमेंट में कि पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी। ऐसे काटोगे ना, ऐसे लेंथ के पैरेलल, तो पोल स्ट्रेंथ आधी आधी हो जाएगी, m/2, लेंथ तो वही है m/2 इंटू एल। अब नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, इसका ठीक आधा हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी टोटली हाफ, तुरंत हाफ। अब किसी ने कहा अब सर अगर हम इसे ऐसे काट दें, मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर काट दें, अरे सर एक्सिस के, मैग्नेट के एक्सिस के परपेंडिकुलर काट दें, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब अगर हम मैग्नेट के एक्सिस के परपेंडिकुलर काट दें, ये पूछा गया, तो बोलोगे सर अब मैं बताऊं क्या होगा, अब जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना सर, अब आपने परपेंडिकुलर काट दिया है, मैंने कहा हाँ, तो अब मैग्नेटिक मोमेंट में क्या होगा, अब पोल स्ट्रेंथ तो पूरा मिलेगा, यहाँ क्या था, ऊपर का -m/2, नीचे का -m/2, ऊपर का m/2, नीचे का m/2। लेकिन अभी तो भैया ऐसे थोड़ी काटा है, अभी पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा जो है, बस फर्क किसमें पड़ जाएगा, लेंथ आधी आधी हो जाएगी, तो m तो पूरा मिलेगा बट l क्या हो जाएगा, आधा ये आधा ये, ऐसे काटोगे तो क्या होगा, सोचो दिमाग लगाओ ना। अब जो मैग्नेट बनेगा एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, बस इसकी लेंथ L है तो ये हो जाएगा L/2, इसकी लेंथ है L/2, पोल तो अभी भी रहेगा साउथ नॉर्थ, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि काट दिया तो नॉर्थ चला गया और साउथ चला गया, भैया पोल तो दोनों ही रहते हैं जिंदा, साइज छोटा हो जाएगा, तो अब क्या होगा m इंटू L/2, m इंटू L तो टोटल है, तो अभी भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, वही हाफ हो जाएगा। वहां हाफ क्यों हुआ, अगर हम एक्सिस के पैरेलल काट रहे थे तो पोल स्ट्रेंथ आधी आधी हो गई थी, यहां हाफ क्यों हुआ बेटा, क्योंकि लेंथ हाफ हो, ऐसे काटने पे पोल स्ट्रेंथ तो पूरा ही मिलेगा, दोनों छोटे छोटे पार्ट, ऐसे पार्टोगे ऐसे काटोगे तो लेंथ पूरा मिलेगा बट पोल स्ट्रेंथ आधी ऊपर आधी नीचे चली जाए। तो आपने जो देखा और आपने जो समझा, मुझे पूरी उम्मीद है बोर से हुए होगे, थोड़ा सा बोर नहीं होगा, अच्छे से करवाया, मैश कर दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। आज इस वीडियो को देखना, छोटा चैप्टर था, छोटे छोटे वीडियो से मजा नहीं आता, हम नेक्स्ट एक और चैप्टर की ऐसी वीडियो बनाएंगे, एक ही वन शॉट में बनाएंगे, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आज की क्लास अच्छे से पढ़ना, पेपर आ गए हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछना, जरूर पूछना आप, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।